हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चंस शेयर करे थे। ना हम आगे के 15 क्वेश्चंस शेयर करेंगे इस वीडियो में। ये जो मैं पेपर सॉल्व कर रही थी आपके साथ 2023 का था, सीटेट का पेपर 2 का। तो ये वो पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना। आगे कंटिन्यू करती हूँ आगे के 15 क्वेश्चंस जो हमें डन करने हैं। फिर अगर आपने मेरा फर्स्ट जो 15 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, वो मेरे चैनल पर अपलोड है एंड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एंड लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के 15 क्वेश्चंस। Which of the following do not follow the spirit of inclusive education? इनमें से कौन सी चीज इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं करती? तो एज यू नो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें हर चीज इंक्लूड हो, हर तरह की चीज, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो एक साथ। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे गिवन है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, एक यूनिवर्सल डिजाइन होना चाहिए लर्निंग का कॉमन। लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, लेबलिंग एंड सेग्रीगेट करना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी चाहिए। तो इसमें से गलत कौन सा है? पहला तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो हाँ, इंस्ट्रक्शंस तो देनी चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंट मेथड्स यूज करने हैं इंस्ट्रक्शन शेयर करने के, ताकि बच्चे समझ सके। क्योंकि हमारी जो क्लास होती है उसमें डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। तो हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए कोई भी इंस्ट्रक्शन शेयर करने के लिए। एक यूनिवर्सल डिजाइन होना चाहिए लर्निंग का, हाँ ये होना चाहिए ताकि टीचर को हेल्प मिले। नेक्स्ट, लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन। एज अ टीचर डिड यू थिंक कि आपको ये करना चाहिए कि लेबल करना चाहिए बच्चों को, ये सेग्रीगेट कर देना चाहिए सेपरेट, अलग अलग? नो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये नहीं होता, क्योंकि इंक्लूसिव माने इंक्लूड होना, सारी चीजें इंक्लूड करना, अलग नहीं करना, सेग्रीगेट नहीं करना। तो दिस इज द रॉन्ग। एंड जो लास्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग, हाँ लर्निंग कोलैबोरेटिंग मीन्स एक साथ बैठ के बच्चे लर्न करते हैं। नेक्स्ट 17th is in a class with students having students from disadvantaged backgrounds whose experience should a teacher allow to be shared। एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स हैं कौन से डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के हैं, तो जिनका उन्हें टीचर अलाउ करेगी कि एक्सपीरियंस शेयर करे कि नहीं। डिस्करेज एवरीवन फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर एक्सपीरियंस टू द क्लास। Encourage only children from dominant groups to share their experience. Encourage only children from disadvantaged groups to share their experience. Share her own experience and encourage all children to share their experience. तो which is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? जो पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्करेज करो हर एक को, मतलब मना करो कि अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर ना करे, एंकरेज ना करना। एंकरेज करो ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स, जो डोमिनेंट ग्रुप से बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को एंकरेज करो कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। एंकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं सिर्फ उनको ही अलाउ करो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, या अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करो और एंकरेज करो ऑल चिल्ड्रंस को कि वो शेयर करे अपना एक्सपीरियंस। सो डी इज द करेक्ट, क्योंकि हम एज अ टीचर आप क्या करेंगे, हर एक बच्चे को चाहेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, एंड उसके लिए आप पहले अपने आप से शुरुआत करेंगे ताकि बच्चे भी मोटिवेट हो एंड वो भी एंकरेज हो, वो भी अपना शेयर करें। देन 18th is in order to accommodate a student with locomotor disability, schools should facilitate access in barrier-free environment that includes provisions such as। अगर किसी बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो स्कूल क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा उस बच्चे के लिए, इन्वायरमेंट में क्या क्या? व्हील चेयर्स, वॉकर, रैंप विद हैंड रेल्स एंड एम्बोस्ड टाइल्स या ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम तो हम उसके लिए करते हैं ना जो देख नहीं सकता, लोकोमोटर मतलब जो चलने में प्रॉब्लम हो। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों पॉइंट आएंगे। क्यों?
क्योंकि व्हील चेयर, वॉकर एंड रैम्प with handrails, these all are important. Next is, which of the following are typical identify characteristics of student with learning disability? If किसी बच्चे को learning disability है तो उसकी typical identify characteristics क्या है, कैसे आप identify करोगे कि इस बच्चे को learning disability है, कैसे पता लगाएंगे? Omits words or lines in readings, makes mistakes in spellings, cannot see things after a distance of 2 feet, perform the same motor action repeatedly, या cannot hear sounds of 70 dB. लर्निंग डिसेबिलिटी आप कैसे पता लगाएंगे? अगर बच्चा वर्ड्स छोड़ रहा है या लाइंस छोड़ रहा है रीडिंग करते समय, मिस्टेक्स कर रहा है स्पेलिंग्स पे, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी, उसे लर्निंग प्रॉब्लम है, दैट्स वाई वो रीड नहीं कर पा रहा, पूरे अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा. अगर बच्चा आप 2 फीट के डिस्टेंस से नहीं देख पा रहा तो इट मीन्स उसकी विजन प्रॉब्लम होगी, है ना, देखना, आई साइट वीक हो सकती है. परफॉर्म द सेम मोटर एक्शन रिपीटली, कोई चीज दोबारा रिपीटली कर रहा है तो उसमें, ताकि वो अच्छा होने के लिए हो सकता है उसी में वो काफी बेटर होने के लिए एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, या सुन नहीं पा रहा तो वो सुनने की प्रॉब्लम होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगी, सुनने की प्रॉब्लम. उसके लिए वो अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करे, इंस्ट्रूमेंट की हाथ से वो सुन पाएगा, है ना. तो मेन जो बेस्ट आंसर है वो है omit वर्ड्स और लाइंस इन रीडिंग्स, मेक्स मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स. नेक्स्ट 20th इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टिंग चिल्ड्रन इज करेक्ट? जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? गिफ्टेड चिल्ड्रन डू नॉट रिक्वायर एनी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन. Gifted children should be given very simple routine tasks to be performed repeatedly. Gifted children have very high emotional maturity. Gifted children have specific learning needs that often get ignored in the classroom. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें कोई भी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. तो ये गलत है, ऐसी बात नहीं है, नीड होती है. गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी गिवन वेरी सिंपल रूटीन टास्क टू परफॉर्म रिपीटेडली. क्या जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें बहुत सिंपल टास्क देने चाहिए रूटीन के? नो. गिफ्टेड चिल्ड्रन तो कोई भी हो सकता है, या तो वो स्पेशल हो सकता है या तो वो वीक हो सकता है किसी चीज में, तो नो, ऐसा हम नहीं कह सकते. गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव वेरी हाई इमोशनल मैच्योरिटी, काफी ज्यादा हम मैच्योर होता है, इमोशनल मैच्योरिटी होती है. सो ये भी रॉन्ग है, जरूरी नहीं है. गिफ्टेड चिल्ड्रन में स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स होती है जो कई बार इग्नोर कर दी जाती है क्लासरूम में. मतलब हर एक बच्चे की लर्निंग नीड्स डिफरेंट होती है, तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं कई बार उनकी इग्नोर हो जाती है क्लासरूम, उनको उस तरह से नहीं मिल पाता. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो योर करेक्ट आंसर इज डी. देन नेक्स्ट इज, एक्टिव engagement of students in a middle classroom should be promoted by. बच्चा एक्टिवली एंगेज है क्लास में, ये किसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं? ऑफरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेनफोर्समेंट देके, या पैसिव लर्निंग, एक तरफा लर्निंग करके, पैसिव टीचर ही पढ़ाई जा रही है, अपना कोर्स डन कर रही है, या रीइंफोर्सिंग कंपटीशन क्रिएट कर देना स्टूडेंट्स में, या द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, या प्रोसेस इंक्वायरी करे, क्वेश्चंस पूछे बच्चे की. तो अगर बच्चे को हमें एक्टिवली एंगेज करना है अपनी स्टडीज में, क्लास में, तो पैसिव लर्निंग तो हो नहीं सकती, और ना ही पॉजिटिव. नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कभी नहीं करनी चाहिए, उससे बच्चा नेगेटिवली, कई बार उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जिसके कारण वो बोलना बंद कर देता है, बोलना, टीचर से पूछना कम कर देता है. या रीइंफोर्सिंग कंपटीशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, उस केस में भी कई बार बच्चे अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं एंड वो वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. तो टीचर का मेन क्या रोल करता है कि वो इंक्वायरी करे एंड क्वेश्चंस पूछे बच्चे से, जिसके थ्रू बच्चा अपने आप को एक्टिव मानेगा कि मेरी भी इंपॉर्टेंस है क्लास में, टीचर मुझे भी काफी टाइम दे रही है, मुझे भी इंपॉर्टेंस दे रही है. ठीक है, तो हमें इसे क्वेश्चनिंग बच्चे से करनी चाहिए. नेक्स्ट 20 तो assertion and reason. Assertion क्या है? Pedagogical processes of dialogue and discussion among peer hinders development of problem solving abilities. जो pedagogical process होता है dialogue and discussion का peers के बीच में, वो कहीं ना कहीं रोकता है डेवलपमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को.
रीजन क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट सोशल इन नेचर. करेक्ट है. लर्निंग इंडिविजुअल होती है नेचर में, सोशल नहीं होती. सो बोथ आर रॉन्ग. आर भी रॉन्ग है कि लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक, हम ऐसा नहीं कह सकते. एंड assertion is also wrong. So your correct answer is both A and R are false. Then come to the next question. What kind of goals should a teacher encourage her student to set? किस तरह के गोल टीचर बच्चे को एंकरेज करेगी कि सेट करने चाहिए? मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग या फेलियर अवॉइडिंग? मास्टरी ओरिएंटेड कि किसी भी चीज को करो उसमें मास्टरिंग करने की कोशिश करो, ये गोल होना चाहिए कि उसको अच्छे से सीखो. तो टीचर का मेन क्या एम होता है, क्या करेगी बच्चे को उसमें मास्टर करने की ओरिएंटेड, ये गोल होता है. नेक्स्ट इज वंस बिलीव हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन वंस लर्निंग. एक पर्सन का बिलीव कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन की लर्निंग को काफी इन्फ्लुएंस करता है. Which belief would have a positive influence on? कौन सा बिलीफ एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा लर्निंग को? I am not born with any abilities. ये मैं बॉर्न नहीं हुआ किसी भी एबिलिटीज के साथ. टीचर्स ऑलवेज मेक डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स. टीचर्स हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स बनाती है. तो ये तो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं हुआ लर्निंग में. गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स. I have never get good marks in geography and I never will have if I try. तो जो I am not born with any I am not born with any abilities. So ये wrong है, ऐसा नहीं होता. ये एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं करला लर्निंग पे. टीचर हमेशा मुश्किल पेपर में आते, ये भी एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं करला लर्निंग को. गुड या बैड मार्क्स हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करते कि हम उसे कितना पढ़ रहे हैं. अगर हम जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे. अगर हम अपनी स्टडीज को पूरे कॉन्सेंट्रेटली नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आएंगे. सो दिस इज करेक्ट, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन, कि मैंने कभी ज्योग्राफी पे गुड मार्क्स नहीं आए हैं एंड मुझे भी नहीं लगता कि मैं कभी ला पाऊंगा. अब मैं ट्राई भी करूंगा. तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता. अगर हम ट्राई करेंगे अच्छे से पूरी मेहनत के साथ तो हम उसमें भी अपने आप अचीव कर सकते हैं गोल, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी. कंस्ट्रक्टिविज्म को एज अ थ्योरी क्या मतलब है? emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world. Emphasizes on memorizing information and testing through recall. Emphasizes on the dominant role of the teacher. Focuses on the role of passive imitation in learning. तो क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है लर्नर के रोल पे कि कंस्ट्रक्ट करे वो अपना व्यू ऑफ वर्ल्ड को देखने का नजरिया. एम्पेसाइज किया जाता है मेमोराइजिंग में, इंफॉर्मेशन मेमोराइज करे, टेस्ट करे रिकॉल के थ्रू, या इस चीज पे जोर देना डोमिनेंट रोल पे टीचर की, या फोकस करना पैसिव इमिटेशन इन लर्निंग. तो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है जिसमें जोर दिया जाता है लर्नर के रोल पे. लर्नर खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, अपने तरीके से वर्ल्ड को देखता है, उसका अपना नजरिया होता है वर्ल्ड को देखने का. कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म अपना खुद का व्यू जो है वर्ल्ड को देखने का कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने माइंड में. देन योर 26th इज चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ. चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट करते हैं आगे की नॉलेज किस बेसिस पे? व्हाट इज इररेलेवेंट फॉर देम, क्या इररेलेवेंट है उनके लिए. व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम. व्हाट इज कंप्लीट अलाइन टू देम. What is much beyond their cognitive level. तो जो अपनी आगे की नॉलेज जो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते किस बेसिस पे करते हैं कि जो क्या चीज इररेलेवेंट है उनके लिए. नो, क्या वो चीज जो उन्हें ऑलरेडी आती है उसके बिहाफ पे करते हैं, या व्हाट इज कंप्लीटली जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, या व्हाट इज मच बियॉन्ड देयर जो उनके कॉग्निटिव लेवल से बिल्कुल ही अलग है. सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज करेक्ट? वीडियो पॉज कीजिए एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग विच वन इज द बेस्ट आंसर फॉर द चिल्ड्रन. आई होप आप लोग कर रहे होंगे अभी एंड कर भी चुके होंगे कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स.
सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम। जो चीज उसे ऑलरेडी अंडरस्टूड है उसी के बिहाफ पे वो आगे की नॉलेज उस पर कंस्ट्रक्ट करेगा ना। इफ आई नो कि ये जो किसी भी एनिमल के बारे में कि डॉग है, तो मैं उसके आगे की नॉलेज क्या आगे कंटिन्यू करूंगी कि डॉग के 4 लेग्स होती है, 1 टेल होती है, 2 ईयर्स होते हैं, वो बाग करता है, भाव भाव, है ना। तो हम इस तरह से धीरे धीरे उसके आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज कि डॉग क्या करता है या कोई भी एनिमल हो गया। तो बच्चा अपनी जो पहले से उसे ऑलरेडी अंडरस्टूड है उसके बिहाफ पे वो आगे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में। सो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Cognition and emotions are intertwined and influence each other. Cognition affect emotion, but emotion have no effect on cognition. Emotion affect cognition, but cognition have no effect on emotion. So चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका क्या करेक्ट होगा, which one is best and which one is correct. So I hope आप लोगों ने डन कर दिया होगा आंसर। चलिए मैं 1 by 1 समझाती हूँ। जो प्रोसेस होता है कॉग्निशन एंड इमोशन का, दोनों का अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। कॉग्निशन एंड इमोशन इंटरवाइंड है, इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। कॉग्निशन अफेक्ट करता है इमोशन को, बट इमोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता कॉग्निशन पे। इमोशन अफेक्ट करता है कॉग्निशन को, बट कॉग्निशन इमोशन को अफेक्ट नहीं करता। तो जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो है बी। कॉग्निशन एंड इमोशन दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे माइंड को। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कई हमारे माइंड में जो पॉइंट्स चल रहे थे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशनली हम कई बार डिसीजंस लेते हैं, कई बार हम इमोशनली को साइड, दोनों ही एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर इंटरवाइंड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। देन योर नेक्स्ट इज meaningful learning of students is not promoted by encouraging children for। meaningful learning student की कौन सी चीज प्रमोट नहीं करती, बच्चों को एंकरेज नहीं करती मीनिंगफुल लर्निंग, बच्चों को लर्निंग में एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलपिंग मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, डिस्कशन एंड डिबेट या पैसिव लिसनिंग। तो जो गलत है, जो बच्चों को कभी भी एंकरेज नहीं कर रही लर्निंग, वो बताएंगे। एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, बच्चा जब खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा तो उससे काफी अच्छे से सीखेगा। डेवलप मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटी, जब हम मेटाकॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बच्चे की डेवलप करते हैं तो उससे भी काफी लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है बच्चे के लिए। डिस्कशन एंड डिबेट से भी काफी मीनिंगफुल लर्निंग होती है। बट पैसिव लर्निंग जो होती है, जिसमें ओनली टीचर्स बोलती रहती है वन टाइम, सिर्फ एक तरफा टीचिंग होती है, बच्चे की वो एक्टिव लर्निंग, बच्चा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पैसिव लर्निंग में बच्चे की जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल नहीं है और कहीं ना कहीं वो एंकरेज भी नहीं कर रहे स्टूडेंट को लर्न के लिए। पैसिव लर्निंग क्या होगी, जिसमें सिर्फ टीचर ही बोला जा रहा है, टीचर ही कहा जा रहा है, बच्चे का कोई रोल ही नहीं है, बच्चे सिर्फ बैठ के देख रहा है। अब जब टीचर का टाइम खत्म हो गया, टीचर चले गए, ना बच्चे को कुछ समझ आया, ना बच्चे ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा उस लेसन में। Then next is a constructivist approach for dealing with misconceptions among middle school student is। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जिसमें डील करते हैं मिसकंसेप्शन जो होते हैं मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के, तो क्या टू कंप्लीट इग्नोर देम, को जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं बच्चों के उसे क्या करना चाहिए, कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। टू असाइन लॉट ऑफ कंटेंट फॉर पैसिव मेमोराइजेशन, उन्हें काफी सारा कंटेंट देना चाहिए पैसिव मेमोराइजेशन, लाइक नोट्स वगैरह दे दिए कि इसे लर्न करो। या टू पनिश द स्टूडेंट, बच्चे को पनिश कर देना चाहिए कि उसने अगर मिसकॉन्सेप्ट करा है। या गिव अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव, कि उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए कि वो उस चीज को डिस्कस करे, समझे फिर से अगेन। तो एज अ टीचर विच इज करेक्ट, अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते पहली बात तो, और ना ही आप उसे नोट्स दे दिए जाओ, उसे रोड मेमोराइजेशन पे आपको जोर नहीं देना कि लर्न करो रट्टा मारो, तो वो पैसिव मेमोराइजेशन भी गलत है। या पनिश करना स्टूडेंट्स को, अगर आप पनिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा आपसे पूछने भी नहीं आएगा, उसे कुछ नहीं समझ आएगा।
तो जो होना चाहिए वो है अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो उसको समझे और डिस्कस करे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और या तो आप डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो जिससे बच्चा और अच्छे से समझे। देन योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, जो 15 क्वेश्चन से अभी हाँ डन हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन में क्या जा रहा है, स्कूल शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एनी मैनर इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। स्कूल्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बच्चे की। डिड यू थिंक क्या बच्चे की सिस्टम में हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? रीजन ये है, इस्टेब्लिशिंग लिंक ऑफ द स्कूल विद द कम्युनिटी हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। जो लिंक क्रिएट करना स्कूल का किन के साथ, जो कम्युनिटी हिंडर्स है उनके साथ, ताकि मीनिंगफुल लर्निंग हो स्टूडेंट्स की। तो पहली बात तो ये जो एजर्शन दिया हुआ है कि हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के साथ पूरा दिन रहता है एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमारी कई तरीके से हेल्प करते हैं बच्चे के बिहेवियर को शेयर करने में, बताने में। तो ऐसा तो है ही नहीं, हमारी जो टीचिंग लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमारी एक तरह से मदद करते हैं। तो एजर्शन हो गई आपकी रॉन्ग। एंड जो रीजनिंग है, इस्टेब्लिश करना लिंक का स्कूल का किससे, कम्युनिटी से, कम्युनिटी हिंडर से, तो ये भी रॉन्ग है कि हम उनके साथ ना करके उनके साथ कनेक्ट करेंगे और मीनिंगफुल लर्निंग होगी क्रिएट। दिस इज नॉट द करेक्ट। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही अपनी जगह रॉन्ग है। तो ये थी आपकी 15 क्वेश्चंस की सीरीज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं, मतलब कितने मार्क्स आपने अचीव करे हैं इस क्वेश्चंस में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड इफ अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं आपको क्या कमी लगी, या अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट। सो थैंक यू एवरीवन एंड बाय।